अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ब्रिज है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है ये। उन्हों के नाम के ओनर के ऊपर, उनको नाम के सम्मान में उन्होंने ये ब्रिज के बारे में बताया था, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बनाया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, ये हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इसका यूज है एक्चुअली अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, इसमें तीन रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू नोन रहेगी और एक अननोन रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल क्या है और इसका प्रूफ क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है इसे थोड़ा सा समझिए कि ये यहाँ पे चार रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये चार रेजिस्टेंस, इसमें तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, पी क्यू आर, इन तीनों की वैल्यू पता है और एस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, इन सब टर्मिनल का नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ से ये बैटरी का कनेक्शन है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये फिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हो रही है जो कि यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पर हो जा रही है I1 करंट, इसमें से I1 करंट जाएंगे। ठीक है, और इसमें से I2 करंट जाएगा। तो I1 फिर से ये वापस यहाँ से आकर के और इसमें से भी I1 फ्लो होगा और यहाँ भी I2 फ्लो होगा, फिर ये दोनों आपस में ऐड होकर के और ये I बन जाएगा और ये निगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग अननोन रेजिस्टेंस। ये एक्चुअल में अननोन रेजिस्टेंस है, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और ये तीनों जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, पहले इसका प्रिंसिपल मैं बता दूं आपको, प्रिंसिपल होता क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत ही आसान है कि एट नल कंडीशन, नल कंडीशन पर गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंटर होता है एक, यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लगे हुए होते हैं और ये पॉइंटर जो है वो बिल्कुल स्टेट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर इसको कहते हैं नल कंडीशन। और ये जब डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। मान लो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट में करंट पास हो रहा है, राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो राइट में करंट पास हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि करंट यहाँ पर डिफ्लेक्ट होते हैं। एट दिस टाइम द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब स्टेट है, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये चारों ब्रिज जो है वो यहाँ पर बैलेंस्ड है। ये चारों ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो ये ब्रिज बैलेंस्ड तब होता है। एक और बात मैं बता दूं, द प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट आर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट आर्म्स मतलब ये जो अपोजिट आर्म है पी और आर, इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पी आर इक्वल टू क्यू और एस। ये बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा मेन प्रिंसिपल है कि ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है, नल कंडीशन पर जब ये चारों रेजिस्टेंस बैलेंस्ड होगा तो उस समय इनके जो अपोजिट आर्म्स के जो प्रोडक्ट्स है वो इक्वल होते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिखें तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो P अपॉन क्यू इक्वल टू एस अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब तो कोई पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि द एट नल कंडीशन जब जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है तो प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, इसके अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है ना, मतलब तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, चौथा हमें फाइंड आउट करना है, तो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन की वैल्यू जो आपने पुट कर दिया यहाँ पर और चौथा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने बताया अभी, द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ बहुत आसान है, देखो यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये प्रूफ में क्या लिखा है कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज जब बैलेंस्ड होते हैं, ब्रिज बैलेंस्ड होते हैं तो बी और डी टर्मिनल्स हैव द इक्वल पोटेंशियल। बी और डी दोनों के टर्मिनल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ का टर्मिनल और यहाँ का टर्मिनल दोनों ही आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, तो जब इस तरह के कंडीशंस होते हैं तो उस समय
कहने का मतलब सपोज करो कि यहाँ पर है सो 12 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है 12 वोल्ट, और यहाँ भी 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 3 वोल्ट है इस पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 12 माइनस 3, ठीक है ना, 9 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 9 वोल्ट। मतलब ए बी की पॉइंट और ए डी की पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे इक्वल करते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस ही तो है। तो अब देखो ये करंट यहाँ पर I1 पास हो रहा है, तो ये I1 करंट लिख दिए, और यहाँ इस रेजिस्टेंस जो है वो P है, P लिख दिए, ठीक है। और फिर ये I2 करंट इस Q से पास हो रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि I2 इंटू Q, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक उसी तरीके से देखो यहाँ पर जो है वो सपोज करो कि 5 वोल्ट है, ठीक है। तो 12 माइनस 5 कितना होता है, और यहाँ भी देखो 12 माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 वोल्ट और यहाँ भी 7 वोल्ट, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है। अब चूंकि देखो ये बी और डी दोनों पॉइंट आपस में इक्वल पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल मतलब यहाँ भी 12 वोल्ट और यहाँ भी 12 वोल्ट, तो इसमें से करंट तो पास होगा नहीं, इसलिए तो ये नल को शो कर रहा है। करंट कब पास होता है, जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मतलब ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, एक तो है 12 वोल्ट दूसरा है 5 वोल्ट, तो करंट ईजिली यहाँ से पास होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तभी तो करंट पास होगा। लेकिन ये दोनों ही पोटेंशियल इक्वल है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो करंट तो पास होगा नहीं। करंट पास नहीं होगा मतलब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो ब्रिज बैलेंस्ड है मतलब सारा करंट I1 करंट जो सो इधर से तो नहीं पास हो रहा है, तो किधर से पास होगा, इधर से BC से पास होगा, ठीक है ना। यहाँ भी I2 करंट जो है वो इधर से नहीं पास हो रहा है, तो किधर से पास होगा, DC से पास होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पर जो है वो वापस फिर से ब्रिज कंडीशन में I1 करंट ही जा रही है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो I2 करंट जा रही है, ठीक है ना। तो अब ठीक उसी तरीके से BC का पोटेंशियल और DC का पोटेंशियल ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि ब्रिज तो बैलेंस्ड है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो दूसरे केस में हम लोग लिख सकते हैं I1 इंटू एस, ठीक है ना, और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं I2 इंटू आर। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिमिलरली। अब इसके बाद लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू एस इक्वल टू I2 इंटू क्यू अपॉन I2 इंटू आर। यही तो आ जाएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर निकल करके कुछ आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर P अपॉन एस इक्वल टू क्यू अपॉन आर हो गया, ठीक है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो क्या हो जाएगा PR इक्वल टू QS, और यही हमारा आंसर था। इसे ही हम लोग प्रूफ करने जा रहे थे, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि दोनों के एट नल कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, AB का पोटेंशियल डिफरेंस और AD का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए नल कंडीशन में। ठीक उसी तरीके से BC का पोटेंशियल डिफरेंस और DC का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल हो गया। 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि हमें पता है, यहाँ पर तीनों की वैल्यू रख देंगे, तो ये एस जो अननोन रेजिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हम लोग विष्णु ब्रिज को प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।